अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साजिद हसन। ईरान अमेरिका कशीदगी अब भी बरकरार है और सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो गया है। जिन मकासद के हुसूल के लिए अमेरिका ने ये जंग शुरू की थी, क्या वो मकासद अमेरिका हासिल कर चुका है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। एटमी मामले पर बाद में बात होगी, पहले आपने हुर्मस और दीगर पाबंदियों के हवाले से बात हो जाए ताकि एटमी मामले के ऊपर बाद में बात कर सकें। ये ईरान का एक एजेंडा है और तजवीज़ है जिसके ऊपर अमेरिका के अंदर हमने देखा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम के अंदर अपने अहम रहनुमाओं के साथ इस बारे में मुशावरत की है, लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई बात सामने नहीं आ सकी है कि क्या इस हवाले से ईरान की तजवीज़ के ऊपर इसको अमल कर लिया गया है, इसको कबूल कर लिया गया है या फिर इसको मुस्तरद किया गया है। अभी कोई बात सामने नहीं आई है और उम्मीद ये की जा रही है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद मीडिया के ऊपर आएंगे और इस हवाले से अपना कोई पॉलिसी बयान जारी करेंगे। अमेरिका इन मुज़ाकरात में गैर यकीनी की सूरत हाल और कशीदगी अब भी बरकरार है। क्या ये कशीदगी जल्द ख़त्म होगी है, तवील अरसे तक जारी रहेगी? अमेरिकी सदर ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ ये दावा किया था और अमेरिका की जानिब से इस दावे की जो है वो तरदीद नहीं की गई है और ईरान की जानिब से जो दावा किया गया है इसके अंदर सच्चाई सामने लग रहा है कि सामने आ सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या ईरान को मुज़ाकरात के हवाले से दरख्वास्त कर सकते हैं या नहीं, इस हवाले से बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। दूसरी जानिब एक तरफ अमेरिकी सदर जो है ईरान से मुज़ाकरात की दरख्वास्त कर रहे हैं और दूसरी जानिब ईरान के पास सिर्फ 3 दिन हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से धमकी देते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक जानिब मीडिया के ऊपर धमकी दी जा रही है और पसे पर्दा सिफारतकारी के जरिए जो है वो ईरान से मुज़ाकरात की दरख्वास्त की जा रही है। ये दो आरा जो हैं इस हवाले से पाई जा रही हैं, इस पर बात करेंगे। शुरा से आपका तारुफ कराता चलूँ, एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद है, जबकि मंसूर जाफर साहब माहिर मशरिक़ वस्ता के उमूर से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एयर वाइस मार्शल साहब, एक जानिब अमरीकी सदर जो हैं वो ईरान से मुज़ाकरात की दरख्वास्त कर रहे हैं, ये दावा ईरान की जानिब से किया गया है और दूसरी जानिब हमने ये भी देखा है कि वो धमकियां देते हैं कि 3 दिन की दिन हैं ईरान के पास, जो फैसला करना है जल्दी कर लिया जाए। या आपको लगता है कि मीडिया के ऊपर आकर जो है अमरीकी सदर कुछ और तासुर देने की कोशिश करते हैं जबकि पसे पर्दा जो हैं वो दरख्वास्त करते हुए नजर आ रहे हैं? आपको लगता है कि ऐसा ही है या मामला किसी और जानिब जा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि मामला दोनों तरफ ईरान के भी और अमेरिका के भी ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए, इसलिए दोनों का नुकसान हो रहा है। ट्रंप को डोमेस्टिकली सियासत में बड़ा नुकसान हो रहा है। अभी अगर आप देखें आज अमेरिकन मीडिया के ऊपर कोई ईरान का जिक्र नहीं है, कोई किसी और चीज़ का, इवन जो किंग चार्ल्स की विजिट है उसका भी हार्डली कोई जिक्र है। जो उनकी आपस में रिपब्लिकन की और डेमोक्रेट्स की चल रही है उसका शोर मचा होगा उसके ऊपर। तो आई एम श्योर ये अपने एक डोमेस्टिक प्रेशर की वजह से भी ट्रंप चाहते हैं। बाकी स्टेटमेंट तो उनकी कभी भी एक स्ट्रेट नहीं होती, वो अभी कुछ कहते हैं शाम को कुछ कहते हैं। अब देखिए ना, अब जब आपने जिक्र किया कि उन्होंने अभी एक अपनी नेशनल सिक्योरिटी जो उनकी कैबिनेट है उसके साथ फैसला करना है, लेकिन ऑलरेडी एक न्यूज़ आई कि उन्होंने कहा है कि ये जो प्रपोजल ईरान ने जब इराक़ी साहब ने यहाँ से ओमान की विजिट के बाद भेजा था लिख के, जो हमने फिर आगे भेजा, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि उसमें ईरान ने न्यूक्लियर इशू के बारे में कहा कि इसको अभी आप बैक बर्नर पे रखें और हम फेज वाइज इसको बाद में कर लेंगे, जिसकी रिपोर्ट मीडिया में है कि इसको ट्रंप ने रिजेक्ट किया है। दूसरी तरफ ईरान के लिए भी कंपल्शन है, तो उसके बारे में तो हम जैसे आप आगे मूव ऑन करेंगे बात करेंगे, लेकिन आई थिंक ट्रंप बिल्कुल चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो साख खराब हुई है इंटरनली और ग्लोबली उसको कुछ मरहम लग जाए और वो किसी नतीजे के ऊपर पहुंच जाए। और ईरान की तरफ भी अर्जेंसी डेफिनेटली है क्योंकि उनका नुकसान कोई 50-60 करोड़ का हर रोज उस रॉकेट की वजह से हो रहा है। ठीक है, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। मंसूर जाफर साहब, जिस तरह की बात की है एयर वाइस मार्शल साहब ने कि अमरीकी सदर जो है अपनी साख जो मुतासर हो चुकी है उस साख को दोबारा हासिल करने के लिए, उसको बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और इसी वजह से अब ख़बरों के अंदर दीगर मामलात आ रहे हैं। क्या जो मकासद थे, आप समझते हैं कि जिन मकासद के हुसूल के लिए अमरीका ने जंग शुरू की थी वो मकासद हासिल हो सके हैं? जी, जहाँ तक तो मैं समझता हूँ अमेरिका के एलानिया मकासद का ताल्लुक है, अगर आप उनका जायज़ा लें तो वो न्यूक्स का उन्होंने बात की थी, इसी तरीके से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल की बात की थी, ईरान का जो एक रीजनल एजेंडा है उस पर बात की थी।
और इसी नौयत के दीगर अमूर पे। लेकिन उसमें जो अहम बात थी जो इस वक्त पूरे इस कदिये पर हावी है और ख़ासतौर पे फोर फ्रंट में वो सारा इशू नज़र आता है, दैट इज़ बेसिकली अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस वॉर। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश जो है वो तो पहले मौजूद ही नहीं थी, आबनाए हुर्मुज़ खुली थी, ट्रैफिक चल रही थी, लेकिन ईरान के पास यकीनन ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट था कि जब उसने इसको इनिशियली बंद किया है तो जो हाहाकारी मची है, ख़ासतौर पे ईरान खुद भी इस बंदिश के साथ अफेक्ट हो रहा है क्योंकि उसके नतीजे में अमेरिका ने एक ब्लॉकेट भी कायम कर रखी है और उसके साथ साथ जीसीसी कंट्रीज़ और ख़ुद उसके साथ साथ दुनिया एट लार्ज स्केल जो है इस वक्त बिल्कुल जिसे कहना चाहिए वो इस पूरे प्रोसेस का होस्टेज बनी हुई है इस वक्त। यानी आप कह सकते हैं कि दुनिया की जो मईशत की जो शहरग है वो ईरान ने एक लिहाज से स्ट्रेंगुलेट कर रखी है और इसके इम्पैक्ट जो है अभी पूरी दुनिया में, यूरोप में, हर जगह जो है वो उसके असरात ज़ाहिर होना शुरू हुए हैं। तो लिहाजा उस दुनिया का दबाव भी अपने तौर पे मौजूद है। लेकिन ईरान जो है उसने जो बात रखी है मैं समझता हूँ वो उनके अपने मकासद से मेल खाती है, कतई रिस्के के अमेरिका के एलानिया मकासद से मेल खाती है ये नहीं। ईरान ने कहा है कि ठीक है जी, हम साइमल्टेनियसली तैयार हैं कि आप ब्लॉकेट ख़त्म कीजिए, हम आप नया हुर्मुज़ खोल देते हैं और उसके साथ साथ ग्रेजुअली आप हमारा जो आपने हमारे जो असासाजात मुंजमद किए हुए हैं, हम पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद कर रही हैं, वो भी ग्रेजुअली आप खासतौर पे वो पाबंदियाँ भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत खत्म हो सकती है, वो फौरन की जाए, हमें बैंकिंग सिस्टम में बहाल किया जाए और इसी तरीके से वो पाबंदियाँ कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और यूरोपीय यूनियन के कुछ ममालिक ने इंडिविजुअली लगा रखी है अमेरिका से इज़हार यकजहती के तौर पर, वो ग्रेजुअली ख़त्म की जाए ताकि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के तौर पे ये इकदाम सामने आए, जिसके बाद वो जो राउंड 2 जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि शायद वो बैक बर्नर पे चला गया है, 2-0 वो शुरू नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए ये प्री रिक्विजिट ईरान ने रखा है और ये बुनियादी तौर पे उनकी संजीदगी को जाहिर करेगा कि इस वक्त तक अमेरिका और इसराइल का जंगी जुनूद कितना सेटल हो चुका है और कितना बाकी रह गया है। क्योंकि अगर तो वो ये बातें मानते हैं तो इसका मतलब है कि वो चीज़ों को आगे हल करने में दिलचस्पी रखते हैं। ईरान का इस वक्त न्यूक्लियर इशू नहीं है, वो इसकी अफजूदगी भी छोड़ने को तैयार है, मॉरिटोरियम लगाने को भी तैयार है। इस वक्त उनके जो मसाइल हैं वो यही हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ दीगर जो उनके रीजनल एजेंडाज हैं उस पर वो उसी तरीके से कायम है। आपके इल्म में है कि लबनान के इशू को उन्होंने एक पूरी सेजफायर के साथ क्लब करवाया है। फिर इसी तरीके से जो उनका मिसाइल प्रोग्राम है उस पर वो दो टोक मौक़िफ़ है उनका कि हम इसको कभी भी ख़त्म नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी एक स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है और इसी की बिना पे की जो मिलिट्री माइट को चैलेंज किया है और खित्ते के ममालिक जो इस वक्त उनके खिलाफ एक मुआनदाना रवैया रखते थे अमरीकी पोस्ट जो गैरिजन्स को होस्ट करने के बिना पे, तो ये सारे का सारा एजेंडा जो है ईरान उस पर बात करने के लिए तैयार है। लेकिन उसका जो प्रोसेस जो टाइमलाइन है वो इस वक्त यकीनन डोनाल्ड ट्रंप साहब से आपने बहुत बार सुना होगा कि वक्त कम रह गया है, 3 दिन रह गए हैं। जी जी जी। तो इनका यही जवाब होता है उन्हें कि ठीक है, घड़ियां आपके पास हैं, वक्त हमारे पास है, क्योंकि इस वक्त जो चैलेंज जैसे एयर मार्शल साहब ने इशारा किया तो दाखिली तौर पे जो चैलेंज है वो हकीकी मानों में इस वक्त अमेरिकी सदर के लिए सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, क्योंकि उन्हें एक आध दिन के अंदर अंदर कांग्रेस से वो मंजूरी भी लेनी है इस जंग के हवाले से जिसको उन्होंने एक इमरजेंसी पावर इस्तेमाल करते हुए इनिशिएट किया था। तो ये जो तासुर दिया जा रहा है अमेरिकी सदर की जानिब से मंसूर साहब के टाइम कम है, तो ये टाइम ईरान के पास कम नहीं है, टाइम अमेरिका के सदर के पास कम है क्योंकि उनको कांग्रेस से मंजूरी भी लेनी है। जी जी 60 दिन जी, उसमें जो टाइम की बात कर रहे हैं वो टाइम बुनियादी तौर पे उन्होंने ईरान के जो तेल के कुएं हैं उनके हवाले से अपना एक बड़ा तज्जिया पेश किया है एक एक्सपर्ट के तौर पे कि ये अरसे से बंद रहने की वजह से यहाँ से तेल नहीं निकाला गया, उसकी वजह से ये बाज़ औक़ात ये जो तेल के सौते हैं जो कुएं वगैरह ये सूख जाते हैं। तो इनको दोबारा एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा जो है तो उन्होंने वो डेडलाइन उसकी बताई है कि 3 दिन के अंदर अंदर आपके ये सब कुछ सूख जाएगा। उन्हें ये नहीं पता कि इसके साथ जीसीसी कंट्रीज में इससे ज्यादा तेल के कुएं हैं वो भी बंद हैं, वो उनके बारे में वो कोई गुलफिशानी नहीं करते हैं, सिर्फ ईरान को डराते हैं कि उनका तेल जो है वो शायद ज्यादा गाढ़ा है, वो जल्दी सूख जाएगा और जो जीसीसी कंट्रीज का है वो को बहुत ज्यादा
को पवित्र है, इसलिए उसको कोई ऐसा नुकसान पहुंचे। चले देखते हैं कि टाइम किसके पास कम है और कौन टाइम की ज्यादा फिक्र कर रहा है। साजिद हबीब साहब, जिस तरह का अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि ईरान को किसी कीमत पर न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे, जबकि अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान ने एटमी हथियार ना छोड़े तो मिल बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस चीज़ से क्या तासुर जा रहा है? ये वो तजवीज़ के बाद के बयानात हैं जो तजवीज़ ईरान ने दी थी, जिसमें कहा गया था कि न्यूक्लियर मामले के ऊपर जो है वो बाद में बात करेंगे, पहले दीगर मामलात के ऊपर बात होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि मामलात वहीं के वहीं अटके हुए हैं, जब तक न्यूक्लियर हथियार के हवाले से कोई फैसला नहीं होता, दीगर चीज़ें डिले होती रहेंगी, इनके ऊपर कोई फैसला नहीं होगा? देखिए, जब तक ट्रंप और मार्को रूबियो और इनकी ये पूरी कैबिनेट ऐसी यही बात करती रहेगी कि न्यूक्लियर, भाई न्यूक्लियर तो वो पहले कब बना रहे थे, उनका फतवा भी था कि न्यूक्लियर नहीं बनाना, फिर एनपीटी साइन किया उन्होंने, आईएए की उनकी इंस्पेक्शंस होती थी, वो कब अभी तक भी वो वेपन ग्रेड के ऊपर नहीं पहुंचे थे, जो लास्ट इंस्पेक्शन उसकी हुई थी। फिर ट्रंप से पहले वाली हुकूमत ने मुआहदा किया, वो ट्रंप ने आके ख़त्म कर दिया। तो ये तो एक इशू एक क्रिएट किया गया है। अब मैं बस मुख्तसरन फिर साजिद साहब जैसे उस दिन बात की थी कि असल बात तो कंटेनिंग चाइना एक स्ट्रेटेजिक इशू है, अब उसकी डिटेल में हम नहीं इस वक्त जाएंगे। ये सारा कुछ मामला ही उसके लिए शुरू किया गया, वरना ईरान कब जा रहा था। और फिर आपने पिछले जून में कहा कि हमने न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह कर दी, 0-0 कर दिया है। इस मरतबा भी आप कह रहे हैं कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव ये वाला अचीव कर लिया, उसकी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म कर दिया, तो मसला अगर रुक गया और थोड़े से जो 400 kg एनरिच्ड यूरेनियम है, तो उसकी भी लोगों ने ऑप्शन दी है, रशिया ने ऑफर की है, उसको डाइल्यूट किया जा सकता है। आई थिंक मैं इसमें जो ज़ायनिस्ट लॉबी का जो है उसका प्रेशर, अगर आप याद करें कि शुरू में जब ऑब्जेक्टिव सुबह शाम बदल रहे थे ट्रंप के, तो ये जो मिसाइल्स वाला था, ये वाला पॉइंट जो है ये नेतन्याहू ने डलवाया था, उसने ये डलवाया था ऑब्जेक्टिव, क्योंकि बहरहाल उसके बाद साबित हो गया कि उनका आयरन डोम इससे जो है वो शटर हो गया था और पेनिट्रेट हो गया था। तो मैं समझता हूं कि न्यूक्लियर इश्यू के ऊपर अगर रशिया एक गारंटर बनता है कि फेज वाइज इसको कर लिया जाएगा, तो मेरे ख्याल में ये इशू सिर्फ ट्रंप का और नेतन्याहू का है। पूरे रीजन को और पूरी दुनिया को, जैसे मनोहर साहब ने कहा, उनका इशू तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। दुनिया की इक्तसादियात जिससे डिस्टर्ब हो रही हैं, जैसे अभी जिक्र किया कि उनके वो जो अगर वो तेल के उसको नहीं निकालेंगे तो वो कुएं जो है वो ड्राई हो सकते हैं, वो चीज़ रुक सकती है, प्लस उनकी जो स्टोरेज है वो भर गई है। तो इस वक्त अगर आपने देखा होगा कि गल्फ कंट्रीज का इस वक्त आई थिंक आज उनकी गेट टुगेदर, उसकी गैदरिंग भी हो रही है इसी टॉपिक पे बात करने के लिए। तो सबसे बड़ा इशू जो ग्लोबल सारी दुनिया को इफेक्ट कर रहा है वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और उसमें अगर अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटाने का इंडिया देता है कि लेट्स गेट 1, 2, 3 एंड आप भी हट जाएं, हम भी हट जाएं, तो आई थिंक ये सबसे बड़ा पॉजिटिव एक इंडिकेटर होगा कि ये मूव करना चाहते हैं। जहां तक टाइम है, आप दोनों बातें ठीक है, जैसे नौर साहब ने कहा कि ये इसका जो पुलवामा का मसला है, दूसरे वो उसमें खैर जो अमरीकी पावर की सदर की पावर है 60 दिन की, उसमें कहते हैं कि कोई ना कोई वो लुकूना निकाल लेते हैं उसको एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन बहरहाल वो प्रेशर उनके ऊपर डेमोक्रेट्स की तरफ से आएगा। तो आई थिंक सबसे पहले इनको स्टेट ऑफ हॉर्मुज का करके, ताकि दुनिया सुकून का सांस ले। देखिए, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज का डिले होता जाता है तो ईरान को भी नुकसान होगा। सिर्फ ये नहीं कि उनका 50-60 करोड़ का दिल्ली का नुकसान हो रहा है, हमें तो फायदा हो रहा है कि अब उनके कंटेनर हमारे थ्रू जाएंगे, हम भी उसमें से विल मेक मनी आउट ऑफ इट। लेकिन जो एक इखलाकी बर्तरी ईरान को हासिल थी कि इसके साथ ज्यादती हुई, इस पे हमला किया गया, यूरोप ने ट्रंप का साथ नहीं दिया, वो चीज खत्म होती जाएगी। अच्छा। अब देखिए ना, यूरोपियन यूनियन ने पाबंदियां लगा दी, तो ये नुकसान ईरान का होगा, और इसमें गलती किसकी होगी? आप समझते हैं कि ईरान इस गलती का जिम्मेदार होगा? क्योंकि जो तासुर जा रहा है, इस गलती का जिम्मेदार तो नहीं होगा, लेकिन जब दूसरी तरफ बहुत बड़ी पावर हो जिसको आप एनाइलेट नहीं कर सकते, उसके पास ऑप्शन है आपका पहले से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की, तो फिर कहीं ना कहीं वही बात मैं फिर कहूंगा, कहीं ना कहीं सुलह हुदैबिया करनी पड़ती है, ताकि आपको ब्रीथ ऑक्सीजन मिल जाए और फिर से अपने पैरों पे खड़े हो सके। ठीक है मंसूर जाफर साहब, जिस तरह की साजिद हबीब साहब ने बात की है, ऐसे मौके के ऊपर जीसीसी का इजलास होना और उसके अंदर कई अहम फैसले हो सकते हैं, क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि जीसीसी के इजलास के अंदर कोई बड़ा फैसला हो सकता है? और ये जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, इसमें ये इजलास जो है ये कोई अहम फैसला कर ले, कोई अहम किरदार अदा कर ले? जी, जीसीसी इस वक्त एक
फ्रेगमेंटेड बॉडी है सच, यानी आप समझ लीजिए वो अनदर बॉडी बन गई है। जिस तरीके से ओआईसी को एक इनफेक्टिव सा एक फोरम समझा जाता है, ये एक कार्रवाई के तौर पे तो मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन ये कोई कंसेंसस किसी भी इशू पर डेवलप नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि अगर इनका कोई आपस में बाहमी इत्तेहाद होता और हकीकी मानों में ये एक दूसरे के साथ कोहेरेंट अंदाज में चल रहे होते, तो इन पर इन्हें ये दिन न देखना पड़ते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि दो उनके मेंबर जो है वो जीसीसी के, वो तो पोल अपार्ट हैं, वो तो इस वक्त इसराइल के कैंप में है, इसराइल, यूएई और बहरीन। ऐसे में लेकिन उनसे आप क्या स्ट्रेटेजिक बात करेंगे? हाँ, जो मुश्तरका कॉमन डिनोमिनेटर इनमें मौजूद है वो ये तेल के ज़खायर ही हैं, और इसमें खास तौर पे उसको किस अंदाज से तेल की कीमतों के हवाले से कोई उतार चढ़ाव, जो ओपेक प्लस का स्टेटस सऊदी अरब के पास है, वो अपना कार्ड खेल सकता है, और शायद कुछ मसनूई तौर पे तेल की कीमतें जो हैं उनको मैनेज करने के लिए कोई एक्टिविटी। लेकिन असल इशू तो है ना कि तेल जाएगा तो मार्केट में कोई तलब और रसद का कोई कंट्रोल बन सकेगा। अगर तेल फ्लो ही नहीं होगा, उसकी तरसील ही नहीं होगी, सप्लाई चेन ही रुकी हुई है, तो ऐसी सूरत में वो डिसीजन पेपर्स पर तो मौजूद होंगे, लेकिन उसको कोई प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना और उसका हकीकी मानों में कोई फ्रूट जो आमतुन्नास तक पहुंचना या उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट, वो आप फिल वक्त नहीं देख पाते। लेकिन बहरहाल इस मौके पे जीसीसी कंट्रीज का मिल बैठना भी एक नेक शगुन है कि एटलीस्ट उस फोरम को अभी जिंदा रखा गया है, और उससे जो भी अच्छी बुरी उम्मीदें हैं उसके हवाले से इस वक्त दुनिया की नजरें यकीनन उस तरफ लगी हुई हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे जो मेरा तज्जिया है वो यही है कि इस वक्त जो एक तफरीक है उनके फोरम के अंदर, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि एक कंसेंसस, कोई खास और कोई बड़ी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए इस इजलास से सर। ठीक है। साजिद हबीब साहब, जिस तरह का ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अभी ओमान का भी दौरा किया, उसके बाद वो रशिया गए, रशिया का दौरा कितनी अहमियत का हामिल है? जैसा कि आपने जिक्र किया है कि 400 किलो से ज़ायद की अफजुदा यूरेनियम जो है उसको ठिकाने लगाने का मामला है, तो आप समझते हैं कि रशिया की जाने से पहले ऑफर भी की गई थी कि इस अफजुदा यूरेनियम को रशिया मुंतकिल कर दिया जाए? ये मुलाकात इसी सिलसिले की कड़ी है या कुछ और भी डिस्कस हुआ होगा रशियन प्रेसिडेंट के साथ? देखिए, मेरे ख्याल में एक तो जब आप एक बड़ी ताकत के साथ, रशिया अभी भी एक बड़ी ताकत है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, उसके साथ जब मुलाकात होते है, एक तो डिप्लोमेटिक एक जिसको करते हैं कि आपको एक इखलाकी एक सपोर्ट मिलती है, एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलती है, जो कि प्यूटन ने उनको दी है। प्यूटन के अल्फाज हैं कि वी विल डू एनीथिंग विच इज़ इन इंटरेस्ट ऑफ ईरान एंड द रीजन। तो उसमें आई एम श्योर कि बाकी एक तो डिप्लोमेटिकली इनको जो सपोर्ट चाहिए थे वो मिलेगी। उसकी एक इंडिकेशन हमें ये भी नजर आई कि अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि रशिया का एक लग्जरी लाइनर जो है बड़े पुरसकून अंदाज में वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में से गुजरा है। ना उसको अमेरिकन ने उसको ब्लॉकेट को चेक किया है, ना उसको ईरानियों ने डिस्टर्ब किया है। और दूसरी बात मेरे ख्याल में मैं यही समझता हूँ कि ओमान का विजिट जो था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो भी ये इनकी आपस में दोनों कंट्री चाहते हैं कि जिस तरह इसको मैनेज किया जाए, उस पर डिस्कशन थी। उनको कॉन्फिडेंस में लेना था ओमान की गवर्नमेंट को। और जो रशिया का था, मैं समझता हूँ सिर्फ ये इखलाकी नहीं, वो एक चीज़ बिल्कुल आपको हेल्प करती है जब कोई आपके फेवर में बयान भी दे देता है। लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि न्यूक्लियर इशू में ही डेफिनेटली इन्होंने रशिया से हेल्प मांगी होगी, क्योंकि रशिया प्यूटन कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू द चाइनीज उसके ट्रम्प से बेहतर ताल्लुकात है। ठीक है साजिद हबीब साहब, बहुत अहम बात की आपने। मंसूर जाफर साहब, ईरान और खित्ते के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे, रशियन सदर जो हैं प्यूटन, उनकी जाने से इस बात का इजहार किया गया है। क्या सिर्फ ये कहना काफ़ी है या फिर आप समझते हैं कि रशिया जो है वो इस खित्ते और ईरान के लिए बहुत कुछ कर सकता है, और अगर कुछ कर सकता है तो उनमें से क्या क्या चीज़ें अहम हैं? देखिए जी, इस वक्त तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सप्लाई चेन जो है ईरान की वो रिस्टोर करने की ज़रूरत है। उसमें एक इनिशिएटिव तो पाकिस्तान ने खुद अपने उनके जो कंटेनर्स फंसे हुए हैं कराची पोर्ट पर, उनको लैंड रूट एक्सेस दी है, पाकिस्तान के रास्ते, गवादर के रास्ते, मुख्तलिफ जो हमारी मेन शाहराएँ हैं उनके रास्ते। तो ये एक फ्यूचर के लिए भी उनका बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, एवेन्यू जो है वो खुल गया है। और इसी तरीके से रूस भी यकीनन इस बात में दिलचस्पी रखता है कि वो जो कैस्पियन सी के साथ उनका लिंक है उसको एक्सप्लोर करते हैं। और इसी तरीके से ईरान के जिन 7 मुल्कों के साथ सरहदात मिलती हैं उन तमाम के तमाम जो एवेन्यूज़ को जो है वो किसी तरीके से सिक्योर किया जाए, ताकि ईरान को इस वक्त जो सप्लाई चेन का बहरान दरपेश है वो किसी तरीके से ओवरकम हो सके। क्योंकि आबराए हॉर्मुज़ बंद होने से खुद उनकी भी सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब है और उसको वो स्मूथली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो ज़ाहिर है एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट ईरान रूस की सूरत में ईरान को मैसर है या मैसर होनी चाहिए। माजी में जिस तरीके से उन्होंने उनको
S-300 और उसके साथ साथ फिर उस S-400 की भी बात की जा रही थी। ये इस वक्त बड़ी ज़रूरत है ईरान को, जी इस नौइयत के जो तैयारा शिकन मिसाइल हैं उनके पास होने चाहिए। फिर इसी तरीके से उनके साथ जो दीगर डिफेंस पैक्ट हैं उसमें भी यकीनन इस वक्त रूस जो है वो ठीक है, काफी मामला है। आप समझते हैं कि उसके अंदर रूस जो है वो ना सिर्फ खित्ते की बल्कि ईरान की भी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। मंसूर जाफर साहब, आपका और एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करेंगे और उसके बाद मौजूदा सूरत हाल पर जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं इस पर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। बानी पीटीआई 2.5 साल से जायद का अरसा हो गया है जेल के अंदर मौजूद है और यहाँ एक अहम सवाल खड़ा होता है, पूछा जा रहा है कि पीटीआई ने पिछले 2.5 साल में बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से क्या क्या इकदाम किए हैं। तहरीक इंसाफ ग्रुप बंदी का शिकार हो चुकी है, 5 से 6 ग्रुप की बातें हो रही हैं और बानी पीटीआई एक किस्सा पारी ना बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनका जिक्र जो है वो बहुत कम होता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी के वर्कर्स जो हैं इस हवाले से बहुत ज्यादा परेशान भी है। पीटीआई की स्ट्रीट पावर कमजोर हो रही है, इस बात का इजहार भी किया जा रहा है और लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बददिल होते हुए नजर आ रहे हैं। जो पहले एक सोच पाई जाती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पूरे मुल्क की जमात है और निजात दहिंदा जमात के तौर पर इसको देखा जाता था, अब लोग जो है बददिली से इस पार्टी का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। पूरी दुनिया पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी की मुतरिफ है, लेकिन हमने देखा है बददिली की वजह यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत की इस कारकर्दगी को किसी खाते में ही नहीं लाती। जो नैरेटिव इंडिया के अंदर बनता हुआ नजर आता है वो हम देख रहे हैं कि पीटीआई उस नैरेटिव को उठाती है और उसके ऊपर अगला नारा बनाती हुई भी नजर आती है। तो इस वजह से भी लोग बददिल हो गए हैं कि दुश्मन मुल्क की चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको हासिल करती है और उसके बाद उस हवाले से अपनी पॉलिसी बनाती हुई नजर आती है। पीटीआई की मौजूदा क़यादत से वर्कर्स बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और बानी पीटीआई का कोई रिहाई के हवाले से किसी किस्म का कोई लाहे अमल देने से अब तक सीनियर क़यादत जो है वो मुसलसल नाकाम साबित हुई है, जिसकी वजह से वर्कर्स ये वाला शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि बानी की रिहाई के हवाले से ये लोग जो हैं सिर्फ सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं, रिहाई इनका मकसद नहीं है। इसी वजह से पीटीआई की क़यादत बानी की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट समझी जा रही है। ये वाली बात बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है और ऊपर तक ये वाली बातें हो रही हैं पार्टी के अंदर कि पीटीआई की क़यादत जो है वो बानी की रिहाई में किसी किस्म की कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही और सबसे बड़ी रुकावट भी इसको समझा जा रहा है। इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है क्या कुछ हासिल कर सकती है, इस पर बात करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलो। महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं और नेशनल डायलॉग कमेटी के आप रुकन भी है, काफ़ी फाल किरदार भी अदा कर रहे हैं और कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी न किसी तरह सियासी जमातें जो हैं वो आपस में इत्तेफाक और बाहमी यकजहती का मुजाहरा करें। उनके साथ चौधरी नईम करीम साहब हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, कोयटा से हमें ज्वाइन करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। महमूद मौलवी साहब, जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद थे और एक पार्टी के फाल रुकन के तौर पर काम करते हुए नजर आ रहे थे, तो आपने कभी सोचा था कि पार्टी के ऊपर ऐसा वक्त आएगा और बानी को जब तक जेल नहीं हुई थी उससे पहले पहले जो सूरत हाल थी, आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती हुई नजर आ रही है। ये जो कुछ भी हुआ है या होता हुआ नजर आ रहा है, आप सोच सकते थे कि मुस्तकबिल में ऐसा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से देखें, कोई भी नहीं सोच सकता था कि इतनी बड़ी पार्टी का ये हशर होगा और वो भी उन्हीं के लीडरों के हाथ। देखें ना, आज जो इमरान खान साहब मैं कहूँगा जेल में हैं, उसके भी जिम्मेवार यही लीडरान हैं और यही उनके जो नज़दीकी है, जो कि अपने आप को जो है उनके मैं कहूँगा मुहाफिज भी कहलाते थे और ये कहते थे कि जी इनके आंख और काने आज वही लोग जो मैं कहूँगा कि इनको जो है वो नहीं चाहते कि बाहर आए। देखिए ना, पीटीआई जिस नहज पे आ गई वो इन्हीं लोगों की एडवाइस थे कि जी आप फौज से लड़ पड़े, आप सारी पार्टी से लड़ पड़े। पीटीआई ने पीपल्स पार्टी को भी चोर बोलना शुरू किया, पीएमएलएन भी चोर, जेयूआई भी चोर, सबको चोर चोर बोल के आप मुझे बताएं आज जो है पीटीआई का हशर क्या किया इन्होंने। आज इतने धड़े बन गए हैं। कल की मीटिंग में, आज डॉन की खबर देखें आप, कल की मीटिंग में ये तय हुआ है, अभी जो डॉन ने खबर लगाई है, मैं इसलिए नाम लेके बता रहा हूँ, उसके आखिरी सेंटेंस में लिखा है कि इन्होंने जो है ये मैंडेट जो है
दे दिया है दोबारा जाके कि नासिर अब्बास और अचकजई साहब को कि वो हुकूमत के साथ नेगोशिएट करें इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। इसका तो मतलब ये साफ हो गया ना कि देखें इतने 3 साल उनको अंदर रखने के बाद आज फिर वो नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, जो कि हम सालों पहले कहते थे कि खुदा रहा मुज़ाहमत से कुछ नहीं होता, मुफाहमत की सियासत करें। मुज़ाहमत की सियासत जो है मुल्क को भी नुकसानदेह है, अवाम के लिए भी नुकसानदेह, पार्टी के लिए भी नुकसानदेह। आज सब के लोगों के सामने है कि देखिए अवाम के लिए भी नुकसानदेह साबित हो गया, पार्टी के वर्कर्स के लिए कितना नुकसान है। आज पार्टी के वर्कर्स की क्या पोजीशन है, वो बेचारे जो है रो रहे हैं। और ये लीडरान जो है इनको बुरा भला वो इसलिए कह रहे हैं कि लीडरान अपने अपने जो है उसमें बड़े खुश नजर आ रहे हैं। आप मुझे बताएं कि उनकी बहन कह कह के थक गई कि लोग आए, कोई आने को तैयार नहीं है। अब तो देखे ना, पहले तो मैं कहूँ अली अमीन गंडापुर साहब तो आ जाते थे, भले हाजिरी लगा लेते थे। आज तो सोहेल अफरीदी साहब तो सोचते भी नहीं है कि जी इस्लामाबाद की तरफ आना। वो तो वो जिसको कहते हैं ना कि उनको तो अभी इतनी भी वक्त नहीं है कि वो हाजिरी लगाने आ जाए लोगों के तसल्ली, दिल की तसल्ली के लिए कि जी मैं आया था और मुझे इजाजत नहीं मिली। आप ये देखें आज तो ये तो किस हशर में इन्होंने पीटीआई को कर दिया है। ठीक है, तो आपने जो बात की है ना कि एक फैसला हुआ है कि महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को एक्टिव किया जाएगा हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए। क्या हुकूमत मुज़ाकरात को तैयार होगी ऐसी सूरत हाल में? चौधरी नईम करीम साहब, अगर इस तरह की कोई बात आती है सामने और दोनों रहनुमा आपसे रब्ता करते हैं, आपकी हुकूमत से रब्ता करते हैं, तो क्या मौक़िफ़ होगा आपका? ये वक्त है कि इस हवाले से कोई मुज़ाकरात किए जाएँ और आपकी हुकूमत तैयार होगी मुज़ाकरात करने को? जी भाई, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। मौलवी साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। थोड़ा सा ऐड करूँगा नैरेटिव के हवाले से इसके अंदर मैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल जो नैरेटिव भी बनाया गया, ठीक है। वो पार्टी का नैरेटिव जो चलता रहा, आपको पता है सोशल मीडिया की बेस पे ही चलता रहा सारा कुछ, तो नेचुरली उसने डिल्यूट भी जो जिस तरह वो बैठ के बाहर के मुल्कों में वो कर रहे थे एंटी पाकिस्तान जो कैंपेन चला रहे थे थ्रू सोशल मीडिया, वो भी सबके सामने आ गई। तो मैं समझता हूँ कि अब डिलीवर करने पर बात आती है ना। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर रिपीटेडली आती है और वो आके जो नारा लगाती है वो उसको 80-90% कंप्लीट भी करती है, उन प्रोजेक्ट्स को भी कंप्लीट करती है, फिर नए आइडियाज़, नई इकोनॉमी के ऊपर जो रिसर्च, मतलब दे आर मल्टीपल चीज़ें ना। पंजाब को हम देखें तो मैं तो खैर बलूचिस्तान में बैठा हूँ, लेकिन मैं यहाँ भी आज किसी उसके अंदर तो देख रहा था कि एजुकेशन में हमारी सबसे जो टॉप के ऊपर जो यूनिवर्सिटी अगर आती है तो इस ग्वादर यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। एक इलाका है ग्वादर का, लोग कहते हैं कि जी वहाँ पे क्या हो रहा है, दहशतगर्दी, ये सारा कुछ, बट सर डिलीवर कर रहे हैं क्योंकि हम इत्तेहादी हैं यहाँ पे। अब बात आती है मुज़ाकरात की। पहले दिन से जब से हुकूमत बनी मुस्लिम लीग नून की फेडरल के अंदर, उन्होंने हमेशा कोशिश की स्पीकर साहब की सरबराही में भी और हमारे सेनेट चेयरमैन साहब की सरबराही में भी कि जिनके साथ बैठा जाए, क्योंकि बात मुज़ाकरात हमेशा जो है इलेक्टेबल्स के साथ, नोटेबल्स के साथ होते हैं, जो उनके अपने नुमाइंदे होते हैं, और नुमाइंदे असम्बली में मौजूद हैं पीटीआई के, और सेनेट के अंदर भी मौजूद हैं उनके नुमाइंदे। तो मैं समझता हूँ हमेशा से उनको दावत दी गई, और स्पेशली जो सेंसिटिव इश्यूज आए, नेशनल इंटरेस्ट की बातें आई, ये सालिसी की बात आई, ये फॉरेन मिशन की बात आई, फॉरेन हमारे पॉलिसी की बात आई, इनको हमेशा इनवाइट किया गया। बट यही है कि अब उनके पास लीडरशिप नहीं है, और लीडर जिनकी भी उनकी क़यादत है पीटीआई की बट गई हुई है, सूबे की लहदा है, मरकज़ की लहदा है, लॉयर्स की लहदा है, फैमिली की लहदा है, तो कोई है नहीं है सामने के जो बात कर सके लॉजिक के ऊपर और नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज़ के ऊपर पाकिस्तान के साथ। क्योंकि हमारा और तो हमने उसको क्या नेगोशिएशन करनी है, हमने मुज़ाकरात किस के ऊपर करनी है, इस चीज़ पर करने है कि हाँ हिस्सा बने। आप जो हमारी अब पाकिस्तान की सिचुएशन और पाकिस्तान की पोजीशन जो दुनिया में नंबर 1 पे हम आए हैं, तो आए हमारे साथ खड़े हों, क्योंकि आप भी पाकिस्तानी हैं और आपको इसमें स्टैंड लेना चाहिए हमारे साथ। जी आपके अफरीदी साहब हैं, पहले आपको पता है कि बहुत टफ वो चल रहे थे, बाद में उनको भी रियलाइजेशन हुई कि बिल्कुल फेडरल के बगैर नहीं चला जा सकता, स्पेशली केपी और बलूचिस्तान जैसे सूबे के अंदर आपको पता है जहाँ दहशतगर्दी बहुत अरूज पे और कंट्रोल की गई। जब उन्होंने कोऑपरेट किया और साथ बैठे हमारी उसके साथ अदारों के साथ, हुकूमत के साथ, फेडरल गवरनमेंट के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, आपके सामने सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल है केपी के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोग इनकार नहीं करेंगे किसी भी सतह के ऊपर, और जब भी कोई मुज़ाकरात की बात होती है तो आप लोगों की जानिब से हमेशा वेलकम किया जाएगा। महमूद वली साहब, जिस तरह की बातें हो रही हैं, 5-6 ग्रुप की तो इन्होंने बात की है कि लॉयर्स का अलग ग्रुप है, बहनों का अलग ग्रुप है, पख्तूनख्वा के लोगों का अलग ग्रुप है,
और दीगर लोग जो हैं वो अलग ग्रुप बनाए बैठे हुए हैं और पार्टी के अंदर इंतशार पाया जाता है, खलफशार पाया जाता है। आप समझते हैं कि इस वाकई ये ग्रुप जो हैं ये इस तहरीक को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं और बानी पीटीआई की रिहाई में सबसे मेन रुकावट यही ग्रुप बंदी है? बिल्कुल, मैं कहूँगा देखें एक चीज ना, ये ग्रुप जो है ना ये मेक श्योर करते हैं कि जो पार्टी के जो वर्कर्स है वो डिमोरलाइज हो और लोग जो है पार्टी से जो है ये साबित, खुद ही ये ग्रुप साबित करने की कोशिश करते हैं कि जी पार्टी बहुत कमजोर है, पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। उसकी वजह देखे ना, अभी 8 मई को एक नया धरने का दे दिया, इन्होंने इतने कॉल दिए और जब देखे कि 500 आदमी भी नहीं निकलते तो ये तो मजीद डिमोरलाइज होता है ना। देखे बंद मुट्ठी लाख की होती है, ये तो दावत देते हैं हम कल धरना निकालेंगे, अब 500 आदमी 800 आदमी साथ होते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि देखें जी 800 आदमी आए, वो ये फ्लॉप हो गया, वो फ्लॉप हो गया। देखिए इन चीजों से पार्टी को नुकसान होता है। आप आज भी मैं कहूँगा केपीके में उसके ऊपर बुनियाद पे आए कि अपने काम के बुनियाद पे आए। देखिए मेरा पीएमएलएन से कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे पीएमएलएन में जाना है, मगर जहां उनकी अच्छाई है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पीएमएलएन ने जिनका दारुल खिलाफा लाहौर है, ठीक है ना, उन्होंने उसको बहुत उसमें चेंजेस की, तब्दील हो गया लाहौर और वो कहां से कहां पहुंच गया। कराची में मैं कहता हूं पीपल्स पार्टी का दारुल खिलाफा, एमक्यूएम का दारुल खिलाफा कराची है और कराची की क्या हालत है। पीटीआई का दारुल खिलाफा पेशावर और केपीके की क्या हालत है। खुदारा अपने दारुल खिलाफे को जहाँ के आप मेजॉरिटी वोट लेते हैं वहां के लोगों के लिए कुछ तो करके दिखाएं। आप मुझे बताएं, अगर आप पीएमएलएन को तो सिंध से वोट नहीं मिलता है तो वो जी महमूद मौलवी साहब बहुत अहम पॉइंट्स आपने उठाए, आपने बहुत अहम पॉइंट्स उठाए हैं और इन्हीं का जवाब देते हैं। डॉक्टर अली इमरान हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान पीटीआई पंजाब से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब जिस तरह की बातें हो रही हैं, ग्रुप बंदी और जो इख्तलाफात हैं आपकी पार्टी के अंदर, उसी वजह से बानी पीटीआई की रिहाई अब तक अमल में नहीं आई है। आप समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आपको काबू पाना चाहिए और आपके वर्कर्स और कारकुनान जो हैं वो भी पार्टी क़यादत से जो है शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि पार्टी क़यादत कोई लाहे अमल देने में 2.5 साल हो गया है, अब तक नाकाम रही है। क़यादत के हवाले से पार्टी वर्कर्स क्या कहते हैं, क्या शिकवे करते हैं, जरा आपको वो सुनवाते हैं, फिर आपसे सवाल भी करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बात सुनी है, आपके कारकुनान जो हैं वो शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं कि 6 महीने हो गए सुहेल आफरीदी साहब को वजारत आला का मनसब संभाले हुए, अब तक उन्होंने क्या किया है, जरा आप ही बता दें कि उन्होंने बानी की रिहाई के हवाले से कोई बहुत बड़ा काम किया हो या छोटा मोटा कोई काम हो, वही आप बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं सबसे पहले तो तर्जुमान हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब का। जी ये तो इस बात का जो कैटेगोरिकली जवाब है वो तो आपको सुहेल आफरीदी साहब के जो इस वक्त तर्जुमान है इंफॉर्मेशन के शफी जात, नहीं आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप जब बता सकेंगे हाँ सुहेल आफरीदी ने, आपकी पार्टी ने कोई ऐसा काम किया है? देखिए मैं जनरली पार्टी की तो बात कर सकता हूँ, लेकिन कैटेगोरिकली जब आप स्पेसिफिकली बात सुहेल आफरीदी साहब की करते हैं, क्योंकि उनका अपने तर्जुमान इंफॉर्मेशन के इस वक्त जो माउन है केपीके के वो है। सुहेल आफरीदी की बात नहीं की है, पूरी पार्टी क़यादत की बात की है और उन्होंने इस बात का इज़हार किया है कि कोई लाहे अमल 2.5 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, पार्टी अब तक कोई लाहे अमल नहीं बना सकी है कि बानी किस तरह बहाल आएंगे, और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि बानी को उन्होंने फुटबॉल बना दिया है। देखिए इसके ऊपर मैं ये कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 9 मई के बाद, मैं कहूंगा कि 9 मई के बाद से आपने देखा कि कई दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अटेम्प्ट्स की, और खासतौर पर जब मैं पंजाब की बात करूंगा तो पिछले 1.5 साल में जब से आलिया हमजा साहिबा को, जो पहले भी 18 महीने जेल में रही और अब फिर वो गिरफ्तार हैं एक झूठे केस के अंदर, और उसमें उनको 5 साल की सजा दी गई है। इससे पहले भी उन्होंने 18 महीने जेल में गुजारे। उनके आने के बाद पंजाब में एक बड़ी तब्दीली आई। पंजाब में 500 से ज्यादा रैली निकाली गई, छोटे बड़े जलसे जुलूस किए गए, और अडयाला जेल के बाहर आपने हमेशा देखा होगा कि एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, जब खान साहब की मुलाकात का दिन ट्यूसडे और थर्सडे होता था तो आते थे। अब रह गई बात पार्टी क्यादत की और वर्करों की। देखिए पार्टी क्यादत ने अपनी ताई, इसमें कोई शक नहीं कि भरपूर कोशिश की। आपको उसमें आपको 26 नवंबर भी नजर आया, उससे पहले 5 अक्टूबर भी गुजरा,
उससे पहले मतलब आपने देखा कि पार्टी बार बार अटेम्प्ट करती है, हाँ वो जो है वो कानूनी रास्ते हैं वो अख्तियार करती है। अब पार्टी क्यादत भी एक हद तक चीजों को लेकर चल सकती थी, अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर, हाई कोर्ट के पास, और पिछले 1.5 साल से जो खान साहब के केसेस फिक्स नहीं हो रहे उसमें पार्टी क्यादत और खान साहब की बहनें आपने देखा कि भरपूर तरीके से हाई कोर्ट के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर आपको एहतजाज करती हुई नजर आती हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला आपको हाई कोर्ट के अंदर बार बार ये कोशिश करते नजर आते हैं कि वो चीफ जस्टिस से मुलाकात करें और खान साहब के केसेस फिक्स कराएं। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर का ताल्लुक है, तो मैं भी खान साहब का एक अदना सा वर्कर हूँ पीटीआई का, और मुझे भी उतनी ही तकलीफ है कि जितनी बाकी लोगों को तकलीफ है। अब जो इस वक्त आप इस्तराब देख रहे हैं या जो आप परेशानी देख रहे हैं वर्कर्स के अंदर, वो ये है कि पीटीआई की जो क्यादत है वो सर आपसे ज्यादा वर्कर्स को तकलीफ है। जितनी तकलीफ वर्कर्स को है उनकी बातों से अंदाजा नहीं हुआ आपको। वो चाहते हैं कि बानी की रिहाई के हवाले से कोई लाहेअमल तो दिया जाए। 2.5 साल हो गए आप लोग अब तक कोई लाहेअमल देने में तैयार नहीं हुए, कोई कंटेनर नहीं निकला, और आप कह रहे हैं कि हमको दर्द है। दर्द होता तो 2.5 साल तक आप लोग इंतजार तो नहीं करते सर? सर इस 2.5 साल के अंदर आपने देखे ना कितना एहतजाज हुआ। इस 2.5 साल सारे के अंदर एहतजाज कई नाकाम है हजार सर, माजरत के साथ। सर देखिए, हमारा काम है पुरअमन एहतजाज करना, और अगर आप मुझे ये बता दें कि आइन का आर्टिकल 1 से लेकर 28 तक हमें वो तमाम सहूलतें देता है, हमें तमाम आजादियां देता है, जिसके तहत हम फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी है, हमें वोट पे आने को तैयार होते हैं, लेकिन वो लीड करने वाला कोई नहीं होता। आप एक जगह पुरअमन एहतजाज से किसने रोका है आपको? आप बैठ जाएं एक जगह और पुरअमन एहतजाज करते रहें, धरना दें, लोगों को पता चले कि भाई ये लोग क्यों बैठे हुए हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जितना हमने एहतजाज की कॉल्स दी है, उस कॉल के बाद आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान को इस्लामाबाद समेत कंटेनर लगा के बंद किया जाता है। फिर वो तमाम वर्कर और तमाम ये सब चीजें सिर्फ इस्लामाबाद में होती हैं डॉक्टर साहब, माजरत के साथ बार बार आपकी कतल कलामी की माजरत, लेकिन ये चीजें दीगर पाकिस्तान के अंदर नहीं होती। आप दूसरे सूबों के अंदर तो एक्टिव कर सकते हैं कारकुनान को। महमूद मौलवी साहब जिस तरह की ये जवाब पेश कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि हमने बहुत कोशिशें की हैं, हम पूरी तरह कोशिशें कर रहे हैं, आप समझते हैं और हम मुतमईन हैं कि ये कोशिशें वाकई बार साबित नहीं हो सकी बेशक, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की, अपना 100% लगाया है। देखिए, मैं एक चीज कहूँ कि जिसको जितने लोग कोशिश करते रहे उन्होंने अपना मकाम हासिल कर लिया। अचकजई साहब कोशिश करते रहे, वो अपोजिशन लीडर बन के आराम कर रहे हैं। नासिर अब्बास साहब जो है बहुत कोशिश करते रहे, उन्होंने अपना मकाम हासिल कर लिया, वो जाके जो है सेनेट के अपोजिशन लीडर बन गए। सुहेल आफरीदी साहब ने बड़ा कोशिश की, वो चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन ना जितने लोग कोशिश करते हैं अपना मकाम पा लेते हैं, उसके बाद उनके पास वक्त कहाँ है खान साहब के लिए? आप मुझे बताएं ना, जितनों ने कोशिश की वो अपना मकाम पाने के बाद वो पूछते, आप मुझे बताएं ना, पिछले कई दिन से, जो कई माह से अचकजई साहब और नासिर साहब जो के हैं, जिनको मैंडेट दिया गया था, उनके आपने कोई बयानात ही सुने टीवी पे? नहीं। आप मुझे बताएं ना, तो उन्होंने अपना मकसद हल कर लिया। जब उनका मकसद हल हो गया तो खत्म हो गई। देखें बैरिस्टर साहब ने, देखें बैरिस्टर गौर को ऊपर इन्होंने तनकीद की, वो साइडलाइन होकर बैठ गए। आपके जनरल सेक्रेटरी ने परसों कह दिया ना 3 रोज कबल कि लानत भेजता हूँ इस पोस्ट के ऊपर। तो अगर आप मुझे बताएं अब रह कौन गया? प्रेसिडेंट जो चेयरमैन जो है वो साइडलाइन होके बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी लानत भेज रहे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जिनको खान साहब ने पीटीआई के ऊपर जो है तरजीह देते हुए उनको नॉमिनेट किया कि जी ये मेरा मैंडेट लेके चलेंगे, अफसोस की बात है इन पीटीआई के ऊपर तरजीह दिया। पीटीआई के लोग नाराज हुए, जिन्होंने सालों खान साहब के साथ किया उनको तरजीह नहीं दी। ठीक है, बेहतरीन, जबरदस्त, आपने बहुत अहम पॉइंट उठाया है। अब हुकूमत से बात कर लेते हैं कि क्या वो मुज़ाकरात के हवाले से तो वो एग्री हैं और वेलकम करने को भी तैयार हैं। चौधरी साहब, जिस तरह की बातें हो रही हैं, आप समझते हैं कि इनकी तरफ से पूरा जोर लगाया गया, आप लोगों ने पाबंदियां लगाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन जिस तरह किसी रहनुमा की रिहाई के हवाले से कोशिशें करनी चाहिए, आपको लगता है कि वो कोशिशें हुई हैं या ग्रुपबंदी वाकई इनकी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है? और मुज़ाकरात के हवाले से तो आपने पहले ही कह दिया है कि वेलकम करने को आप तैयार हैं। तो देखिए, मुज़ाकरात अपनी जगह में बताए। अब जो एहतजाज होता है, एहतजाज की कॉल जब भी जाती है तो कोई एजेंडा भी तो उसके पीछे होता है ना। इससे पहले भी आपके सामने जमात इस्लामी अगर कराची में एहतजाज करती है तो कभी महंगाई सर एजेंडा दिया, बानी से मुलाकात करवाई जाए, सही तरीके से इलाज करवाया जाए, लोगों से मुलाकात तो हो।
वो सारे पॉइंट्स आ गए, वो एड्रेस भी हो गए, मुलाकातें भी हो गई हैं, उनका जो है इलाज भी उनकी मर्जी से होना शुरू हो गया, उनकी बहनों की मुलाकातें हो गई, वकील मिलना शुरू हो गए। सर यही तो वजह है जिसकी वजह से एहतजाज कर रहे हैं, और इन लोगों का एहतजाज की वजह ये है कि मुलाकातों का सिलसिला तो अभी तक बात रही है ना सर, कारकुनों के लिए ये कोई एजेंडा नहीं है कि आप खाली यही करें कि बानी को बाहर लाना। बानी को बाहर लाना एक कानूनी उसका एक तरीकाकार है जिसके तहत वो बाहर आ सकते हैं। ठीक है। असल पॉइंट जो समझने की ये है कि जितने भी सियासत अब पीटीआई में हो रही है, जितने लोग भी बाहर बैठ के सियासत कर रहे हैं, अब जो सिंसियर इनके पीटीआई के जो कारकुन लोग लीडरशिप थी वो तो रही नहीं, आपके सामने है ना। बिल्कुल सही बात। बहुत सारे छोड़ गए इसी वजह से। कुछ तो खान साहब के होते हुए आपको पता है उनके रवैये की वजह से मामला कैसा छोड़ गए, कुछ बाद में ये बाकी लोगों के प्लांटेड लोगों के हवाले से बात हो रही है कि प्लांटेड लोग जो हैं वो आ चुके हैं जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा महमूद मौलवी साहब आपका, चौधरी नईम करीम साहब आपका, और डॉक्टर अली इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और प्रोग्राम के हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहे अमल के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। यकीनी तौर पर आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।